जय श्री राम दोस्तों, मैं टिक्करचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं, जिसे अपन ने इससे पहले चैल्कोलिथिक सभ्यताएं थी यानी ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं थी, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपन राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपन लोह युगीन सभ्यताएं। देखो जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सभ्यताओं में। ठीक है, तो आज अपन इस सभ्यता के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक स्थल माना जाता है, जहां पर से अपन को क्या मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है जहां पर आपको हड़प्पा की तीनों स्तरों के काल के, तीनों कालों के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। अब आज अपन इस टॉपिक को पर एक एक करके उसकी हर डिटेल का डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें अपन को क्या क्या अपन को जानकारियां मिलती है। देखिए पहले अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कहाँ ये लोकेटेड है, किस नदी के किनारे है, इसकी खोज और उत्खनन का कार्य किन विद्वानों ने मिलकर किया है। तो देखिए आज अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कालीबंगा सभ्यता। अपना टॉपिक होगा आज कालीबंगा सभ्यता। देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान में वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में लोकेटेड है। कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ राजस्थान में। कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, तो मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में जिसको अपन घग्गर नदी कहते हैं उस नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि आप सभी को पता है जो घग्गर नदी है उसको मृत नदी यानी डेड रिवर, नट नदी, सोतर नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे द्रुजदशी नदी भी कहते हैं और इसको प्राचीन सरस्वती का एक रूप भी माना जाता है। यह माना जाता है कि पौराणिक काल में जो आपकी सरस्वती नदी की जो धारा बहती थी वो इस साइड से होकर बहती थी, उसी के पेटे में या उसके आंतरिक प्रवाह में बहने वाली नदी कौन सी थी, घग्गर नदी थी। यानी इसी जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसका एक रूप माना गया है घग्गर नदी को, यानी उसके अवशेष के रूप में आज यहाँ पर क्या बह रही है, घग्गर नदी बह रही है। तो देखिए ये जो कालीबंगा सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, तो नदी होगी आपकी कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है, मैं इसको ये भी कह सकता हूं प्राचीन सरस्वती नदी की शुष्क घाटी। क्योंकि ये जो घग्गर नदी है इसी की आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसी में बहने वाली नदी है। तो या तो घग्गर नदी की शुष्क घाटी बोल दूं या प्राचीन सरस्वती नदी की शुष्क घाटी में कौन सी सभ्यता लोकेटेड थी, आपकी कालीबंगा सभ्यता लोकेटेड थी। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अधिकांश स्थल प्रारंभ में जब खोजे गए तो वो खोजे गए आपकी सिंधु नदी के आसपास में। लेकिन जब बाद में देखा गया कि जो इस नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अधिकांश स्थल कहां पाए गए हैं, सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। ऐसे में विद्वानों में बाद में जाकर ये मतभेद उत्पन्न हो गया कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाए या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बोला जाए। बाद में विद्वानों में मत बना कि इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बोला जाए। लेकिन वास्तव में ये होता है कि जो पुरातत्व में जो सबसे पहला स्थल खोजा जाता है उसी के आधार पर सभ्यता को क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। बाद में जाकर विद्वानों ने ये सर्वमान्य मत माना कि इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा जाना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। ठीक है, इस प्रकार ये जो स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये तो थी लोकेटेड कहां पर ये स्थित है। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। ठीक है, जब भी अपन खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज करने का कार्य किया 1952 में अमलानंद घोष ने। किसने खोज की, यहां पर अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की, यानी इस स्थल की खोज सबसे पहले किसने की, सभ्यता में। लेकिन ध्यान रखना आप
इस स्थल को सभ्यता स्थल होने का सबसे पहला प्रमाण देने वाले विद्वान थे एपिटेशिथोरी। कौन थे? एपिटेशिथोरी। तो मैं आपके नोट लगा के लिख देता हूं। इस स्थल को नहीं, इस यानी कालीबंगा को एक सभ्यता स्थल होने का अनुमान लगाने वाले प्रथम विद्वान एलपी टेशिटोरी। कौन थे? एलपी टेशिटोरी थे। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी बुक्स में लिखा कि कालीबंगा जो जहां पर ये आपके घग्गर नदी बह रही है उसके पास में कुछ टीले दिखाई दी उसको, तो उसने बताया कि संभवतः यहां पर कोई सभ्यता स्थल मौजूद हो सकता है। तो ये बात सबसे पहले कहने वाला विद्वान कौन था? एपी टेशिटोरी। लेकिन इसकी खोज वास्तव में कर किसने दी? अमलानंद घोष ने कर दी। कब? 1952 में। इसकी खोज का बड़ा रोचक एक वक्तव्य है कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई 1921 में, यानी आपका जो स्थल खोज आ गया आपका हड़प्पा, उसके बाद में 1922 में आपके मोहनजोदड़ो स्थल खोज ली गई। जब स्थल खोजे जा रहे थे तो पाकिस्तान में थे अधिकांश स्थल, भारत में इन स्थलों की खोज का कार्य नहीं हुआ था, तो क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के स्थलों की खोजबीन चल रही थी। राजस्थान में भारत में इस प्रकार के स्थलों की खोजबीन नहीं हुई थी। ऐसे में जब भारत का विभाजन हुआ तो अधिकांश जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो कहां पर चले गए? पाकिस्तान में चले गए, और अपने पास क्या रह गए? बहुत कम स्थल रह गए। ऐसे में यह माना जाने लगा, पाकिस्तान के विद्वानों ने हुकार बनने लगे कि जो हमारी जो सिविलाइजेशन है क्या है? बहुत पुरानी है। अब उन बावड़ों को कौन बताए कि तुम कहां से आए और कहां आकर रुक गए, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसे में अपने विद्वानों ने क्या किया? उनके सामने एक स्वरूप मान्य तथ्य रखने के लिए इस प्रकार की खोजबीन करना प्रारंभ किया, और उसी खोजबीन के तहत स्वतंत्रता के बाद में 1952 में क्या कर लिया गया? कालीबंगा सभ्यता की खोज कर ली गई। और ये एक ऐसा स्थल था जो कि प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों चरणों को दर्शाने वाला ये स्थल था। ऐसे में फिर बाद में ये सिद्ध हो गया कि इस सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण है, जो इसकी जो नींव है, जो कहां से स्टार्ट हुई है, वो कहीं ना कहीं भारत के किसी ना किसी स्थल से मानी गई है। ठीक है, इस प्रकार इस सभ्यता की खोज की गई। किस रूप में की गई? क्योंकि अधिकांश स्थल पाकिस्तान के पास चले गए थे, बहुत कम स्थल अपने पास रह गए थे। ऐसे में इस बार अपने विद्वानों ने चुनौती मानकर इस प्रकार की सभ्यताओं के स्थल की खोज कर दी। और स्थल कौन सा था? आपका कालीबंगा सभ्यता। और किसने की? अमलानंद घोष ने की। ठीक है, अब देखिए आगे इस खोज के बाद उत्खनन कार्य किसने किया? उत्खनन आपके 2-3 विद्वानों ने मिलकर किया, जैसे आपका बी लाल, बी के थापर, जे वी जोशी, के एम श्रीवास्तव, इसके अलावा एम डी खरे। ये कुछ विद्वान है जिन्होंने यहां पर क्या किया? उत्खनन का कार्य किया। कहां पर? कालीबंगा में। सबसे महत्वपूर्ण आपको 2 विद्वान जरूर ध्यान रखने, आपको अगर याद हो तो, बी लाल और बी के थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ठीक है, इसके अलावा जे वी जोशी, जगवती जोशी और के एम श्रीवास्तव और एम डी खरे। आप इनको अगर 5 को याद रख सकते हो तो रखना, लेकिन आपको बी लाल और बी के थापर का जरूर नाम याद रखना है। और ये उत्खनन का कार्य कब से कब तक चला? तो ध्यान रखना, उत्खनन का कार्य आपका 1961 से लेकर 1969 तक चला। ठीक है, यानी बड़े स्तर पर यहां पर क्या किया? उत्खनन का कार्य किया गया। किसका? कालीबंगा का। तो फिर से देखो, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में है और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी की शुष्क घाटी में स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की और पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया। भाई हाँ, आप जिस सभ्यता के हुकार भर रहे हो ना,
वो हमारी ही सभ्यता है और हमारी सभ्यता क्या है, प्रसार है। और कालीबंगा के एक स्थल के होने का अनुमान सबसे पहले लगाने वाला कौन था विद्वान, एपी टेसीटोरी था। इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल, बी के थापर, जेवी जोशी, के एम श्रीवास्तव और एमडी खरे ने की। अगर पांचों का नाम याद नहीं रहे तो बीबी लाल और बी के थापर का नाम अवश्य याद रखें। इसके अलावा देखिए इस कालीबंगा जो सभ्यता थी, इसका नाम कालीबंगा क्यों रखा गया, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। क्यों है, क्योंकि जब इस सभ्यता के स्थल की खोज की गई तो यहां पर बड़ी मात्रा में काले रंग की चूड़ियां मिली है। और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है, चूड़ी, और काली यानी काले रंग की चूड़ी। इस कारण इस स्थल का नाम रखा गया कालीबंगा। क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर खुदाई में बड़ी मात्रा में काले रंग की चूड़ियां मिली। यह जरूर ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कालीबंगा का नामकरण कालीबंगा क्यों किया गया, क्योंकि इस स्थल से बड़ी मात्रा में खुदाई के समय क्या मिली, काले रंग की चूड़ियां मिली। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कालीबंगा नामकरण यहां पर खुदाई के समय मिली काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया। ठीक है, कालीबंगा नामकरण क्यों किया गया कि यहां जो खुदाई की गई उस समय, खुदाई के समय क्या मिली, यहां पर काले रंग की चूड़ियां मिली। इसी कारण इसका नामकरण क्या किया गया, कालीबंगा किया गया। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि बंगा का पंजाबी भाषा में अर्थ क्या है, बंगा का पंजाबी में अर्थ चूड़ी है। क्या है, चूड़ी है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, क्या है, चूड़ी। ठीक है, इस प्रकार कालीबंगा क्या किया गया, नामकरण किया गया। अब देखो कालीबंगा के दो उपनाम, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कालीबंगा में जो मकान बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों से थे, इसलिए विद्वानों ने इसको क्या कहा, निर्धन बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, कालीबंगा का उपनाम क्या कहा गया, इसको निर्धन बस्ती या अपन इसको कहते हैं दीनहीन बस्ती। क्यों कहा गया है निर्धन बस्ती या दीनहीन बस्ती, क्यों कहा गया है, कारण जरूर पता होना चाहिए कि जैसे कालीबंगा क्यों कहा गया, निर्धन बस्ती या दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया, तो उसके पीछे कारण छुपा हुआ है। कारण यह है कि जब यहां पर खुदाई की गई तो यह देखा गया कि जो कालीबंगा के जो मकान थे वो किससे बने थे, कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे, कच्ची ईंटों से बनाए। चूंकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन यह पढ़ते हैं कि जो एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता जिसको अपन कहते हैं, उसके मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जिसके मकान किससे निर्मित किए गए थे, कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। ऐसे में विद्वानों ने इसको यह कहा गया है कि यह गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती या क्या थी, निर्धन बस्ती थी। इस कारण, किस कारण, मकानों में कच्ची ईंटों का उपयोग करने के कारण, उपयोग होने के कारण इसको क्या नाम दिया है विद्वानों ने, निर्धन बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा गया है। सीधा सीधा पूछेगा वो कौन सी सभ्यता स्थल है जहां पर मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, तो कौन सी आपकी, कालीबंगा। इसी कारण विद्वानों ने इसको क्या नाम दिया, निर्धन बस्ती या दीनहीन बस्ती। सीधा ही पूछा जा सकता है हड़प्पा कालीन राजस्थान में कौन सा स्थल है जहां जिसको दीनहीन बस्ती या निर्धन बस्ती कहा जाता है, तो आपकी कालीबंगा। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की
चूड़ियां हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत बार, इसकी तो संख्या ही नहीं मत पूछो आप तो। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमाण नजर आते हैं और किस किस प्रकार के स्तर खोजे गए हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट उल्टा गया। यस, आगे देखिए कालीबंगा में अपन को और क्या जानकारी मिलती है। अभी तो ये चल रहा है कि कालीबंगा को लेकर विद्वानों में क्या क्या धारणाएं बनी हुई है। अभी तो अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है, इसका नामकरण को देखा है, उत्खनन कार्य किस किसने किया, किसने खोज की। अब अपन चलेंगे थोड़ा इसको लेकर विद्वानों में क्या इंटरप्रिटेशन है, विद्वान इसको लेकर क्या क्या धारणाएं बनाए हुए हैं उसको देखते हैं। देखिए जो कालीबंगा है, देखो कालीबंगा सभ्यता को लेकर विद्वान ये कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, तीसरी राजधानी है। लेकिन इस तीसरी राजधानी होने की लेकर विद्वान ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं, जैसे आपके एच.डी. सांकलिया है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब उसमें अपनी पुस्तक में कहा है कि इस कालीबंगा स्थल को सिंधु घाटी या हड़प्पा का तीसरी राजधानी होने का पहला अनुमान किसने किया, बीबी लाल ने किया। लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। लेकिन अपन इसमें ज्यादा उलझेंगे नहीं, ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं, लेकिन अपन ये दोनों फैक्ट जरूर लिखेंगे। तो पहला फैक्ट क्या है कि आपके एच.डी. सांकलिया ने एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, आपके एच.डी. सांकलिया ने लिखी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इस पुस्तक का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आरएस में करने वाले जो भी है, देखो राजस्थान लेवल के क्वेश्चन में ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये भारतीय इतिहास में विषय में आती है। तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, एच.डी. सांकलिया ने लिखी। और इसी में पुस्तक में एच.डी. सांकलिया ने सर्वप्रथम बताया कि जो सिंधु, ये जो हड़प्पा सभ्य कालीबंगा स्थल है, उसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किसने लगाया है, बीबी लाल ने लगाया है। तो मैं लिख देता हूं, एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान बीबी लाल ने लगाया। किसने लगाया, बीबी लाल ने, यानी कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान बीबी लाल ने लगाया। लेकिन विद्वान ये भी मानते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, एक कुछ भी लिख सकते हो वहां पर, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। अनुमान लगाया किसने, आपके बीबी लाल ने। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो क्या कह दिया कि भाई आपकी जो कालीबंगा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तीसरी राजधानी है। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी है,
तो वो है आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस प्रकार कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी तो किसने कहा? आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। और वो सबसे पहले अनुमान किसने लगाया भी ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी हो सकती है? तो ये अनुमान सबसे पहले लगाया बी बिलाल ने। किसने लगाया? आपके बी बिलाल ने, ब्रजवासी लाल ने सबसे पहले अनुमान लगाया। ठीक है, ये तो थे विद्वानों के अपने अपने मत। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की यहां पर जो खोज की गई, तो यहां पर 5 स्तर देखे गए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने स्तर पाए गए? 5 स्तर पाए गए, जिसमें से प्रथम और द्वितीय स्तर आरंभिक हड़प्पा, जिसको अपन प्राक हड़प्पा भी कहते हैं, उससे संबंधित था। ठीक है, बाकी जो 3 स्तर बच गए, यानी तीसरा, चौथा और 5वां स्तर, इन स्तरों से अपन को विकसित हड़प्पा, जिसको परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, वह उत्तर हड़प्पा के प्रमाण नजर आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मोटे तौर पर यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तीनों क्रमों के अपन को क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं, यानी प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया थोड़ी बड़े एग्जामों में, जैसे कि कॉलेज लेक्चरर हो गया या स्कूल लेक्चरर हो गया, उनमें पूछा गया है कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कि भाई इस सभ्यता, इस स्थल से तीनों चरणों के प्रमाण मिलते हैं, या इस सभ्यता में निम्न में से जुते हुए खेचों के प्रमाण नहीं मिलते। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो वो भी अपन एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, कालीबंगा के उत्खनन में यहां के उत्खनन से सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के 5 स्तर, कितने स्तर? 5 स्तर खोजे गए हैं। कितने स्तर खोजे गए हैं? 5 स्तर खोजे गए हैं। उनमें से ध्यान रखना, जो 5 स्तर थे, मैंने फिर बता रहा हूं आपको, प्रथम 2 स्तर, प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा संबंधित थे। ठीक है, और बाकी जो 3 स्तर रह गए, यानी बाकी 3 स्तर परिपक्व या विकसित हड़प्पा में से विकसित हड़प्पा लिखते हैं, विकसित व उत्तर हड़प्पा के थे, उत्तर हड़प्पा के थे। इतना सा जरूर ध्यान रख लेना कि यहां पर अपन को प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों हड़प्पाओं, तीनों संस्कृतियों के प्रमाण नजर आते हैं। वो कैसे हैं, इनको क्यों बांटा गया, वो भी अपन एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 स्तरों के प्रमाण नजर आए हैं। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन सभ्यता का वो क्या विभाजन करें। अब देखिए, अपन ये तो था विद्वानों की, कुछ विद्वानों के अपने अपने मत। अब बात करेंगे अपन कालीबंगा सभ्यता को लेकर विभाजन। अब इसमें तीनों स्तरों के, हड़प्पा संबंधित तीनों स्तरों के प्रमाण मिले हैं, वो कैसे हैं, इनका क्या समय रहा होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इनको, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा अपना इसमें से। देखो, कालीबंगा के स्तरों को लेकर विद्वानों ने यह कहा है कि यहां पर तीनों स्तरों के प्रमाण मिलते हैं। 3 स्तर कौन कौन से, तो मैं लिख देता हूं, कालीबंगा से हड़प्पा के तीनों चरणों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, वो कैसे, यानी यहां से प्राक या आरंभिक हड़प्पा के भी प्रमाण मिले हैं यहां से। ठीक है, फिर दूसरा जो चरण आता है प्राक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा के बाद में, वो आता है विकसित हड़प्पा का, जिसको अपन विकसित या परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, दूसरे चरण को विकसित या परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, इसको हड़प्पा कालीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात अलग है। अब तीसरा है, इसको कहते हैं अपन उत्तर या परवर्ती हड़प्पा। यानी मैं कह सकता हूं इन तीनों चरणों के अपने पास प्रमाण नजर आते हैं। ये चरण कब से कब तक रहा है,
इसको लेकर विद्वान ने जो कार्बन डेटिंग की इस चरण की, तो ये चरण नवपाषाण काल के बाद में स्टार्ट हुआ। ये माना जाता है, विद्वानों ने ये माना कि नवपाषाण काल के बाद में जो चरण स्टार्ट हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा था? प्राक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा। यानी मैं कह सकता हूं नवपाषाण काल और विकसित हड़प्पा के बीच में जो चरण रहा उसको क्या कहा गया? आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा कहा गया। ठीक है, प्राक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा के बीच में जो चरण आया उसको विकसित हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा कहा गया, क्योंकि इस समय के जो मकान देखे गए वो पक्की ईंटों से और सुव्यवस्थित नगर नियोजन देखा गया। किस चरण में? इस चरण में। इस चरण में प्रारंभिक चरण में क्या किया गया? केवल बस्तियां बसाई जा रही थी कच्ची ईंटों से, और कच्ची ईंटों से क्या किया जा रहा है? मकान निर्माण किए जा रहे हैं। बहुत कम स्थलों से इनके बाड़बंदी मतलब इनकी किलेबंदी की गई है। किलेबंदी वो वास्तविक शहरों के प्रमाण किस स्तर से मिलते हैं अपन को? विकसित हड़प्पा चरण से मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा चरण में आते आते ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या होते हैं? क्रमिक पतन या ह्रास के प्रमाण अपन को साफ साफ दिखाई देते हैं। वो अपन एक एक करके देखेंगे कि उसमें कालीबंगा में किस प्रकार इन तीनों चरणों के विकास अपन को क्रम दिखाई देता है। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा का समय क्या रहा है? तो ध्यान रखना 3200 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व से लेकर आपके 2600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर 1900 ईसा, ये उत्तर हड़प्पा कब से? 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। ये सर्वमान्य तिथियां हैं, ध्यान रख लेना। ये मत देखना ये एनसीईआरटी की तिथियां हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास में साफ साफ दिया हुआ है कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता प्राक या आरंभिक हड़प्पा स्तर है वो कब से कब तक रहा है? 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व रहा है। और विकसित हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा का चरण कब से कब तक रहा है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रहा है। और उत्तर या प्रवर्ती हड़प्पा यानी जो बाद में जाकर जो चरण रहा है वो कब से कब रहा है? 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक रहा है। इस स्तर तक आते आते तो सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया अंत हो गया, और ये सभ्यता की जो निवासी थे इस सभ्यता को छोड़कर पूर्वी भारत की ओर क्या हो गए? प्रवासित हो गए, या पूर्वी भारत की ओर क्या हो गए? चले गए। ठीक है, उसी प्रकार बाद में जाकर जनपद काल का उदय हुआ, यानी ये आपकी जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो अस्तित्व में आई। तो इस प्रकार इन सभ्यताओं का क्या किया गया है? यानी कालीबंगा से इन तीनों चरणों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब इन एक एक चरणों को अपन देखेंगे कि प्राक या आरंभिक हड़प्पा से अपन को क्या क्या जानकारियां मिलती है, और विकसित या परिपक्व हड़प्पा से अपन को क्या क्या जानकारियां मिलती है। अपन एक एक करके देखेंगे। अपन देखेंगे कि जुते हुए खेतों के अवशेष किस स्तर से मिले हैं? आरंभिक या प्राक हड़प्पा से मिले हैं, विकसित हड़प्पा से मिले हैं। अपन को कहने का मतलब पैर से चलाई जाने वाली चक्कियों के प्रमाण तथा प्लास्टर की हुई गड्ढे जिनमें अनाज इकट्ठे किए जाते हैं उनके प्रमाण किस स्तर से प्राप्त होते हैं? समाधान की प्रक्रिया व आपकी जो अग्निकुंड के प्रमाण वो कहां से प्राप्त होते हैं या किस स्तर से प्राप्त होते हैं? यहाँ के जो दुर्ग और नगर नियोजन कैसा था उनको एक एक करके अपन डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय श्री राम, खम्मा गणी।